और अब हम ब्लैक फंगस पर लंबी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के बाद ये दूसरी महामारी नजर आ रही है देश भर में। तो देश में कोरोना के साथ ही अब ब्लैक फंगस कहर बनकर टूट रहा है और देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। देश में अब तक 8,800 से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और इसी बीच जो जानकारी मिल रही है राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, यूपी समेत 13 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया है। आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि किन राज्यों से अब तक कितने मामले सामने निकल कर आए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह आंकड़ा, दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 197 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 2000 हो जाता है। अब बारी आती है मध्य प्रदेश की, तो यह आंकड़ा भी 720 बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में 169 मामले अब तक मिल चुके हैं। ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित इस वक्त नजर आ रहा है तो वो है गुजरात। गुजरात में ये आंकड़ा आप देख रहे हैं कि 2281 हो चुका है। हरियाणा में ये मामले 250 हैं और तेलंगाना में 350, उत्तराखंड में 25 और जम्मू की बात करें तो जम्मू में अभी एक मामला मिला है, लेकिन आंध्र प्रदेश में संख्या ज्यादा हो जाती है, 910 और राजस्थान में 700 है। ये राज्यों में जो ब्लैक फंगस के मामले हैं उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि 100 प्लस मामले ये ब्लैक फंगस के मिले हैं। बिहार में 103 मामले अब तक डिटेक्ट किए जा चुके हैं और कर्नाटक में 500 लोग ब्लैक फंगस के अब तक शिकार हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो देश में इस वक्त कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस के खतरे से भी लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं जो आज न्यूज़ 24 उठा रहा है। ऐसे में पहला सवाल ये उठता है कि ब्लैक फंगस से शुरुआती या फिर मुख्य लक्षण क्या हैं? दूसरा सवाल, इन सवालों के आज हम एक्सपर्ट से जवाब देंगे। ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा किसे खतरा है और दूसरे देशों में भी कोरोना के मरीज हैं, भारत में ही क्यों ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं? क्या गलत और असुरक्षित तरीके से ऑक्सीजन देने से ये मामले बढ़े हैं? ये भी अपने आप में चौथा महत्वपूर्ण सवाल है। और बारी आती है पांचवें सवाल की कि क्या सिर्फ स्टेरॉइड के इस्तेमाल से लोग हो रहे हैं ब्लैक फंगस का शिकार? अब छठे सवाल की बारी आती है कि क्या डायबिटिक मरीजों को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है? सातवां सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या बागवानी और मिट्टी में काम करने वाले भी घर के अंदर फंगस लेकर आ रहे हैं? इसी के साथ एक और सवाल उठ जाता है आठवां कि क्या घर में सड़ी हुई ब्रेड, सब्जी और फलों के रखने से ब्लैक फंगस हो रहा है? तो ये कुछ अहम सवाल हैं, इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे आज की इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ ये देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्लैक फंगस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या कदम उठा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्यों फैल रहा है, क्या कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त डॉक्टर राहुल भार्गव नजर आ रहे हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम। सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही डॉक्टर अमित पुरंग आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हैं अरविंद आई हॉस्पिटल के। सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर जसजीत एस वसीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटिक मेदांता हॉस्पिटल से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और डॉक्टर सुचिन बजाज को इस वक्त आप देख पा रहे हैं, फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं उजाला सिग्नस हॉस्पिटल के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे कर रही हूं। हम लगातार इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों, क्योंकि कोरोना के बाद अब ये देश में दूसरी महामारी नजर आ रही है सर, ब्लैक फंगस। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया है। अगर हम ये समझें कि हमारे को 60 लाख केसेस हुए, 4 लाख केसेस रोज के हिसाब से 15 दिन तक केसेस आए, तो 60 लाख केसेस आए। उस 60 लाख केसेस में 8,800 को ब्लैक फंगस का पता चला, क्योंकि डिजीज नोटिफाई हो गई। हो सकता है ज्यादा केसेस भी हो, तो ये इंसिडेंस बनाता है 0.14% का। इसमें से अगर हम ये मान लें कि 90% लोग माइनर डिजीज के साथ में थे, मॉडरेट टू सीवियर में नहीं थे, तो 6 लाख लोगों में 8,800 केसेस का मतलब है 1.4% लोगों को ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। अब अपने को ये जानना आवश्यक है
कि क्या रिकवरी ट्रायल में 15,000 लोगों को जिनको यूके में दवाई दी गई, सेम दवाई थी, उनको क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में इतने सारे केसेस आए, वहां क्यों नहीं हुआ? इटली में क्यों नहीं हुआ? ब्राजील में क्यों नहीं हुआ? और टेम्परेचर सेम है। अगर मुंबई की हालत समझे टेम्परेचर वाइज, ब्राजील की भी वैसी टेम्परेचर है जैसा मुंबई का, गुजरात का और हरियाणा का टेम्परेचर है। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उठ के आया है। ये हमारी प्रॉब्लम है, विश्व की प्रॉब्लम नहीं है। हमको इसका सॉल्यूशन खुद ढूंढना है और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे आपने इससे 7 सवाल पूछे हैं, अगले 30-40 मिनट में इसमें चर्चा होगी और हम शायद किसी चीज पे, निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसकी कॉस्ट ये नहीं है कि मोर्टेलिटी है, 8,800 में से 200 लोगों की मृत्यु हो गई, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसकी मॉर्बिडिटी है। वो हमको बहुत बड़ा सवाल है जो आज पैनल से पूछना है हमको, और ये समझना है कि कोविड से बच जाएंगे पर किसी की आंख चली जाएगी, किसी का डिसफिगरमेंट हो जाएगा, उसमें महिला होंगी, पुरुष होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट अपने आप में है। तो चर्चा इस बात पे है कि क्या कारण है, हिंदुस्तान में क्यों ज्यादा हुआ और इसका सुझाव और इसका संभावना इलाज क्या है। ओके, ऑल राइट डॉक्टर मनोज कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कोरोना तो बाहर अन्य देशों में भी हुआ, लेकिन भारत में जो स्थिति है वो अन्य देशों में नहीं है। यहाँ ब्लैक फंगस फैल रहा है सर, क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो हो, ये जो फंगस है, फिलामेंटस फंगस है, म्यूकोरेल्स ऑर्डर्स का फंगस है, ये सब जगह मौजूद है, वातावरण में मौजूद है, घरों में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। और जहां तक नॉन कोविड टाइम की भी मैं बात कहूं तो विश्व का जो आंकड़ा है उससे भारत में म्यूकोरमाइकोसिस की जो संभावना है या प्रिविलेंस है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसा डॉक्टर भार्गव बड़े अच्छे सवाल उन्होंने उठाया कि स्टेरॉइड का जो मिसयूज हुआ है यहाँ पे, जैसे उन्होंने जिस ट्रायल की बात कही उसमें 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन दिया गया था, वो भी 8 दिन। तो यहाँ पे लंबे समय तक डेक्सामेथासोन रहा। दूसरी चीज कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन डायबिटिक है, तो डायबिटीज जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है म्यूकोरमाइकोसिस के लिए। तो मुझे लगता है कि एक डायबिटिक पॉपुलेशन होना, नॉन जुडिशियस यूज स्टेरॉइड का, इम्यून मॉड्यूलेटर जैसे टॉर्सिलिजुमेब वगैरह का यूज यहाँ बहुत ही धड़ल्ले से हुआ, मुझे लगता है कि यहाँ का। ठीक है सर, ये सवाल मैं पूछने भी वाली थी, आपने रेज भी कर दिया कि क्या स्टेरॉइड और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है इसका बड़ा कारण रहा है, क्योंकि इसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर अमित पुरंग, आपको क्या लगता है, क्या ये 2 वजह मुख्य हैं इसके पीछे? सबसे जरूरी सबसे बड़ी बात हमारी ये कि इंडिया के अंदर इस तरह की लहर आई है पिछले 1.5-2 महीने में, वो बहुत ही ज्यादा सीवियर, डेली के हमने देखे हैं 3.5-4 लाख से ज्यादा केसेस है। काफी लोग इसमें से अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए हैं, काफी लोगों ने घर के अंदर ट्रीटमेंट लिया है, काफी लोग ने स्टेरॉइड्स ली है और डॉक्टर से कंसल्ट किया भी है ऑनलाइन और नहीं भी किया। जिन लोगों ने नहीं किया उन्होंने काफी लंबे अंतराल तक या बहुत हाई डोज के अंदर स्टेरॉइड्स ली है। अब स्टेरॉइड जो है वो 2 तरीके से काम करती है, एक तो वो डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को कम कर देती है और दूसरा वो डायबिटीज को बढ़ाती है। डायबिटीज के जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको इंक्रीज करती है। उसकी वजह से जो शुगर है शरीर के अंदर वो म्यूकोरमाइकोसिस के लिए एक कल्चर मीडियम की तरह होता है, वो ऑक्सीजन जो है उसको खत्म करता है शरीर के अंदर। तो इस वजह से ये नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा आए हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन जो पेशेंट्स को मिली है, ऑक्सीजन भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अस्पतालों के अंदर अगर टैप वाटर से यूज किया गया है वो एक कल्चर मीडियम बन गया है। अगर पेशेंट्स को और दवाइयां दी गई है जैसे टॉसिलिजुमैब हो गया, रेमडेसिविर हो गया, जो कि अपने आप में इम्यूनोसप्रेसेंट है, उनको हो गया है। काफी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिनको थोड़ा बहुत अर्ली स्टेज अगर कैंसर भी है उनको अगर कोविड हो गया है उसके बाद स्टेरॉइड ली है तो वो और ज्यादा घातक साबित हुई है। कुल मिला के ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से इंडिया के अंदर इस तरह की महामारी हो गई है कोविड के बाद, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। चिंता की बात तो है सर, ये चिंता की बात तो है। और डॉक्टर जसजीत जी, इस वक्त मैं अब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा इस वक्त गुजरात पीड़ित है, उसमें सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने निकल कर आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात, कोई राज्य अब अछूता नहीं है और ये हर राज्य में तेजी के साथ फैल रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो हम कोरोना से निकले ही थे, अब ये दूसरी महामारी आ गई, इससे कैसे बचें?
देखिए, इसमें हमें इसकी प्रिवेंशन के लिए ये जानना है कि कैसे ट्रांसमिट होती है और किन लोगों में ज़्यादा होती है। जैसे मेरे एबल कोलीग्स ने अभी बताया जो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, किन लोगों में ये ज़्यादा होती है। नंबर 1, वो लोग जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जिनको सीवियर डिजीज हुई है, जिनको हाई डोज लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड्स दिया गया है, वो लोग जिनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, डायबिटिक्स सबसे जरूरी एक पॉपुलेशन है। देखिए, इंडिया की नंबर 1 पॉपुलेशन दुनिया में, नंबर 1 पॉपुलेशन डायबिटिक्स की, और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी देश के अबाउट 60 to 80% डायबिटिक्स अनकंट्रोल्ड हैं। ये रिस्क फैक्टर्स की लिस्ट है, हमें पता है वो लोग जिनको हो सकता है। और आप अब स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे और देखेंगे किन लोगों को एक्चुअली हो रहा है। डायबिटिक जिनका पुअर कंट्रोल है, जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स मिले हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, कैंसर के पेशेंट्स, HIV के पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, लोगों जिनको लॉन्ग टर्म ICU स्टे मिला है। तो ये लॉन्ग कैटेगरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसमें प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हमें इंस्टीट्यूट करनी जरूरी है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? ओरल रूट से, एरोसोल से, अगर हाथ गंदे हों, जैसे आप एक वार्ड में हैं, ICU में हैं, जहां पे पेशेंट जिनको ब्लैक फंगस है, तो इसमें जनरल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। फेस मास्क यूज करना, मास्क को उतनी देर यूज करना जब वो सॉइल हो जाए, गंदा हो जाए, उसको डिस्कार्ड करके नया प्रॉपर मास्क यूज करना है। अगर आप ह्यूमिडिफायर्स यूज कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर्स को प्रॉपरली चेंज करना है, क्लीन करना है, सैनिटाइज करना है यूज के पहले। अब डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि ये हमारी स्पेशलिटी है, डायबिटिक पेशेंट्स में अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, साथ ही साथ उनको स्टेरॉइड दिया गया है, तो चांसेस म्यूकरमाइकोसिस के नॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं। जो पेशेंट्स हम OPD में देखते हैं जिनको म्यूकर है, अभी कोरोना की महामारी के पहले उसमें लार्ज परसेंटेज वो पेशेंट्स थे जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स मिल रहा है, जिनकी शुगर बहुत पुअरली कंट्रोल्ड है। तो ये टाइम एक बहुत जरूरी प्रिवेंशन म्यूकरमाइकोसिस के लिए, जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी डायबिटीज परफेक्टली कंट्रोल करनी चाहिए, चाहे उनको कोविड है या नहीं है। स्टेरॉइड यूजेज को हमें लिमिट करना चाहिए, खाली एक्सपर्ट की ओपिनियन से ही स्टेरॉइड चलना चाहिए, और स्टेरॉइड की ड्यूरेशन भी मिनिमाइज करनी चाहिए। प्लस जनरल हाइजीन मेजर्स मेंटेन करेंगे तो इसका चांसेस हम बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर सचिन बजाज, आपको क्या कारण नजर आ रहे हैं? और अभी क्योंकि वक्त ये हो तो गई है बीमारी, लेकिन हम कोरोना जैसे हालात में नहीं पहुंचना चाहते हैं, तो इस वक्त हमें कदम क्या उठाने की आवश्यकता है? देखिए, समझने की बात यह है कि पहले करीब पिछले साल तक ये 25 लाख में से एक केस दिखता था हमें। 25 लाख पॉपुलेशन में एक म्यूकोरमाइकोसिस का केस दिखता था, जो कि बहुत ही कम था। ज्यादातर डॉक्टर्स जितने भी पैनल पे हैं, सबके पास साल में 1 या 2 केसेस आते होंगे, इससे ज्यादा कभी नहीं देखे थे हमने। ये जो अचानक आया है, ये बहुत ही भयावह बीमारी है, कोरोना से बहुत ज्यादा भयानक है। तो क्या सर इसका अंदाजा नहीं था क्या? डॉक्टर्स को अंदाजा नहीं था क्या इसका? मेरे ख्याल से तो किसी को भी हम में से ऐसा अंदाजा नहीं था कि इतने ज्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस आ जाएंगे, क्योंकि पूरे दुनिया में तो कहीं भी नहीं आए, ये सिर्फ इंडिया में ही आ रहे हैं और इतने लार्ज नंबर्स में आ रहे हैं। और आप इसकी मोर्टेलिटी देखिए, बहुत ज़्यादा है। कोरोना में 1.5% के करीब हम मोर्टेलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए भी इतना डर रहे हैं इससे। म्यूकोरमाइकोसिस में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा मोर्टेलिटी है, ऑल कॉज मोर्टेलिटी। अगर आप देखें, एक बार आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया तो 50% से भी ज़्यादा चांस है कि आप नहीं बचेंगे 6 महीने बाद। और जैसा डॉक्टर भार्गव ने बताया कि सिर्फ मोर्टेलिटी नहीं है, इसमें मॉर्बिडिटी कितनी ज़्यादा है कि किसी की आंख निकालनी पड़ रही है, किसी का पूरा जबड़ा निकालना पड़ रहा है, सालों साल इसका इलाज चल रहा है, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। और एक बार ब्रेन में चला गया तो फिर तो ऑलमोस्ट 100% ये गारंटी है कि आप नहीं बचने वाले हैं। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये अपील करना चाहूँगा कि इनडिस्क्रिमिनेटली स्टेरॉइड्स ना खाएं। जो आजकल ये ट्रेंड बन गया कि आपका बुखार हुआ और आपने स्टेरॉइड खाने शुरू कर दिए, जो हम पिछले साल तक कहते थे कि क्वैक्स वाली इलाज है कि जी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप स्टेरॉइड खा रहे हैं ताकि तुरंत जल्दी ठीक हो जाए। आजकल हर कोई ये कर रहा है, हर केमिस्ट, हर दवाई वाला, हर पेशेंट ये इनडिस्क्रिमिनेटली स्टेरॉइड उठा रहे हैं और सबको दे रहे हैं कि आपको बुखार है, स्टेरॉइड खाइए। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है।
बिना अपने डॉक्टर से पूछे कोई दवाई ना खाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार आपको लग गई तो इससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि पीछा छूट भी गया तो आप बिल्कुल अनस्कार्ड रह जाएंगे कि हाँ जी मुझे पिछले साल हुई थी और अब मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। उसके होने के बहुत लंबे लंबे सीक्वेलें हैं, बहुत लंबे लंबे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप बहुत मुश्किल में आने वाले हैं अगर ये बीमारी आ गई आपको तो। और डॉक्टर राहुल भार्गव, हम शुरुआत में इस पर डिस्कशन कर रहे थे, तब हमने ये बात कही थी कि जल्दी से डिटेक्ट भी नहीं होता है, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता और ये अंदर अंदर फैलता रहता है, सिचुएशन तब तक बहुत खराब हो जाती है। सस्पिशन इज द की फॉर अर्ली डायग्नोसिस। आप कम से कम 1 महीने तक कोविड पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम होता है उसको हल्के में ना लें। स्पेसिफिकली सर में दर्द होना, आंखों से कम दिखना या आंखों से ज्यादा पानी आना, नाक से खून आना, नाक से सांस ना ले पाना। देखिए की ये है कि हम कितनी जल्दी पकड़ सकते हैं, बट की उससे पहले भी एक चीज है, मैं जो हर बार बोलता हूँ, वी कांट ट्रीट एवरीबडी। आप इसका एक इकोनॉमिक बर्डन सोचिए, कम से कम अगर 8,800 लोगों को 14 दिन तक एम्फोटेरिसिन चलती है, जो कि 5 से 6 वायल एक दिन में लगते हैं, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन जो असली वाली है, उसमें आप ये सोचिए कॉस्ट कुछ 2 अरब रुपए की लग जाएगी, करोड़ की नहीं, 2 अरब। 7 लाख वायल्स आपको 14 दिन में चाहिए, और अगर आप उसको 14 को 4,000 से मल्टीप्लाई करते हैं जो मिनिमम है, तो सोचिए 7 लाख को अगर 4,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना रुपया खर्च होगा। तो इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको पकड़े, हमें इसको प्रिवेंट करना है। और प्रिवेंशन अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें कि होता क्यों है, आपका टिश्यू कहीं पे डैमेज हुआ, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रही, और इसके साथ में स्टीरॉइड अकेला कामयाब खाली काम नहीं है कि स्टीरॉइड करा देगा। मैं हीमेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं म्यूकरमाइकोसिस पिछले 20 साल से इलाज कर रहा हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, स्टीरॉइड देता हूँ, महीने 2-2 महीने स्टीरॉइड देता हूँ। तो स्टीरॉइड और हाइपरग्लाइसीमिया में मेरा आपसे निवेदन है कि आपके चैनल को मुहिम चलानी चाहिए शुगर कंट्रोल करने की, सही प्रैक्टिसेस की, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा कारण है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस का। अगर हवा से जा रहा होता, ऑक्सीजन से जा रहा होता, तो लंग में भी मिलता, लंग में नहीं मिल रहा। मतलब आप कह रहे हैं डॉक्टर राहुल भार्गव के शुगर लेवल को कंट्रोल करना इसमें बहुत जरूरी है, और जिनका अनकंट्रोल है उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो नहीं बच सकते इससे। बिल्कुल आप देखिए हमारी, क्या इसमें कोई एज फैक्टर भी है सर? 50 पेशेंट में 45 लोगों को शुगर थी, ये बात समझना आवश्यक है, और शुगर अनकंट्रोल्ड शुगर थी। इसमें से 40% को यही नहीं पता था कि वो डायबिटिक है। तो आप ये सोचिए, मैं हो सकता है मैं डायबिटिक हूँ और मुझे पता ही नहीं है। तो हिंदुस्तान में जो म्यूकरमाइकोसिस आ रहा है वो राइनो मतलब नाक कान का, राइनोसेरेब्रल मतलब ब्रेन का म्यूकरमाइकोसिस है, पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस नहीं है, जो एज अ हीमेटोलॉजिस्ट हम देखते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट इशू इस समय हमारे को अपनी लोकल रिसर्च को बढ़ाना है, साथ ही में लोगों को शुगर के प्रति प्रेरित करना है। जैसे आपने कोविड के लिए प्रति प्रेरित किया, कोविड की टेस्टिंग बढ़ाई, आपके चैनल के माध्यम से गांव-गांव में शुगर कंट्रोल की मुहिम चलाइए, क्योंकि स्टीरॉइड चलेंगी। ये कहना बड़ा आसान है कि इनजुडिशियस यूज मत करिए, मिस यूज मत करिए, वो तो होना ही है, पर जिसमें यूज ढंग से हुई है उसमें भी म्यूकरमाइकोसिस नहीं, ये तो हम कर ही रहे हैं सर, और आपने एडवाइस किया, इस पर हम फोकस भी करेंगे, और सरकार को तो ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि शुगर को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए। यस डॉक्टर अमित पुरंग, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे सर? के माध्यम से कि हम एक चीज को, हमने प्रिवेंशन की बात कर ली, हमने रिस्क फैक्टर्स की बात कर ली कि किन पेशेंट्स में हो सकता है, हमने एक चीज के बारे में बात नहीं करी और वो है वैक्सीनेशन। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, 2.5 करोड़ लोगों को, अराउंड 2.6 करोड़ लोगों को कोविड हुआ है। आप सोच सकते हैं कि 80 से 90% लोग अभी भी एट रिस्क है कोविड होने के। अगर हम इस लहर को रोक पाएंगे, आगे की लहर को प्रिवेंट कर पाएंगे, तो अपने आप ही म्यूकरमाइकोसिस के केसेस जो है, जो अभी इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो अपने आप ये बीमारी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले वाले लेवल पे जरूर पहुंच जाएगी। नहीं, ये बात तो सभी एक्सपर्ट्स ने शुरुआत से कही है, आपने एक बार फिर से इसको रेज किया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीनेट होना सबका जरूरी है, बहुत जरूरी है।
यस डॉक्टर मनोज कुमार, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि शुगर पेशेंट तो है, लेकिन कुछ और भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जैसे घर में कोई ब्रेड है या कोई ऐसी चीज है जिस पर फफूंदी जमती है, या फिर जो लोग कहीं ऐसा डस्ट है जहाँ पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी खतरा है ये? जी, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये जो म्यूकर है, म्यूकोरेल्स फैमिली के जो वायरस हैं, राइजोपस वगैरह, ये यूबिक्विटस हैं, ये ओमनी प्रेजेंट हैं, हर जगह हैं, गद्दे में भी हैं, लिनेंस में भी हैं, खड़े गले फल पे भी हैं, ब्रेड्स पे भी हैं। तो ये नॉर्मली आपकी इम्यून सिस्टम जब ठीक रहती है तो आपको इफेक्ट नहीं करते। इसमें मैं एक चीज जो एक शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोलते हैं ट्रीट, टारगेट रिकॉग्निशन अर्ली एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट, ट्रीट का फुल फॉर्म ये है। तो आपको बहुत हाई सस्पेंशन होना चाहिए। कभी भी अगर नाक से कोई ब्लैक डिस्चार्ज निकलता है, जैसे डॉक्टर भार्गव बोलते थे कि राइनो आर्टिकल सेरेब्रल हमारे यहाँ सबसे कॉमन है, तो इसका क्या है कि बेसिकली ये फंगस जो है तो बोलते हैं कि ये ब्लड वेसल एंजियो इन्वेजिव, मतलब ब्लड वेसल जो है उसको तोड़ देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसकी वजह से वो एरिया नेक्रोज या डेड हो जाती है और वहां पे ये ग्रो करता है। तो ये बड़ा बेजी फंगस है। ये शुरू होता है नेजल कैविटी से, साइनसेस होते हुए आंखों के फ्लोर में और जाके ये ब्रेन पे। तो इसको अगर आपने नेजल लेवल डिटेक्ट कर लिया और एग्रेसिव ट्रीट किया, जैसा उन्होंने बताया कि लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, उसको ना जो लंबा समय देना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि जब इम्यून सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हुआ, खुद की वजह से, स्टेरॉइड के हाई डोज की वजह से, पर शुगर का वजह से। डॉक्टर मनोज, आपकी ऑडियो ठीक कराते हैं क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, ब्रेक हो रही है वॉइस, तो ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। मैं आ रही हूँ डॉक्टर राहुल भार्गव, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर जसजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो मामले बढ़ गए हैं, जो आंकड़ा आ गया है, सर इसको स्टॉप कर सकते हैं? अभी गांव तक ना ये पहुंचे? देखिए, गांव तक तो एग्जैक्ट डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट मोस्ट लाइकली ये गांव में, टाउन्स में और पेरिफेरी में दोनों कोरोना और ब्लैक फंगस के केसेस अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। 2 नोटिफाइबल डिजीज है, तो ये पहुंच गया है। और जो प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी सिटी में काम करेगी वो गांव में भी काम करेगी, बट प्रॉब्लम ये है गांव में हेल्थ केयर फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी, डायग्नोस्टिक टेस्ट की अवेलेबिलिटी, ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी। अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस हो गया है तो उसका डायग्नोसिस कौन करेगा और ट्रीटमेंट कौन करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारी डिस्कशन के परव्यू से अलग हैं, दूर हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जरूरी है माइंड में रखने की, पेरिफेरी में कैसे इस डिजीज को कंट्रोल किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। डॉक्टर सुचिन बजाज, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। अब क्योंकि ये मामले आप देख रहे हैं कि आंकड़ा हम डेली 24 घंटे का लेते हैं और तमाम दर्शकों को अपडेट भी करा रहे हैं, तो ये मामले भी बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कोरोना के बाद निकलकर हम इसमें फंस जाएं, इस महामारी में। तो इसीलिए लगातार जो डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं, डॉक्टर मनोज कुमार कह रहे हैं कि सरकार के लेवल से जो इसके लिए इंजेक्शन, मेडिसिन जरूरी हैं, वो मुझे लगता है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इंजेक्शन मेडिसिन का प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, बट आप ये देखिए, जैसा डॉक्टर भार्गव ने भी बताया कि इकोनॉमिक कॉस्ट कितना आएगा, कितना हम सहन सकते हैं। अगर आप ये एक सिंपल प्रिंसिपल अपनाएं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसा हम हर बार बोल रहे हैं, तो एक हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन अगर रखते हैं तो उसको हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। तो फिर उसको बड़ी बड़ी सर्जरीज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, उससे भी पहले हम जाएं और वैक्सीन अगर कर दें सबको, तो जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि ये वैक्सीन की जो हमारी लय है, जो स्पीड है, वो बहुत कम होती जा रही है। अगर आप देखें, जनवरी में जब शुरू हुआ तो 1 लाख वैक्सीन हम रोज लगा रहे थे। फिर टीका उत्सव शुरू किया हमने 11 अप्रैल को, तो 12 अप्रैल को हमने करीब 38 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। वही स्पीड अगर हम रखते तो आज हम 50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होते, लेकिन वो घटकर 13 लाख पर आ गई है और हम सिर्फ 19 करोड़ लोगों पर खड़े हैं वैक्सीन करने पे। तो सिर्फ 19 करोड़ लोगों को अगर हमने वैक्सीन किया है तो 80 करोड़ लोग और बचे हैं, और सेकेंड डोज तो सिर्फ 4 करोड़ की हुई है। तो अगर वैक्सीनेट नहीं करेंगे और ये स्पीड लगातार गिरती रहेगी तो ये ऐसी बीमारियां, हो सकता है कि म्यूकोरमाइकोसिस के अलावा भी 1-2 बीमारियां हमें दिख जाएं और ये वायरस पूरा म्यूटेट हो जाए। अभी तो ट्रिपल म्यूटेंट हमने देखना शुरू ही किया है, B1617 जो
2 वायरस है वो सबसे ज्यादा इस समय फैल रहा है। अगर वो और म्यूटेट हो गया तो अलग अलग तरह के और बीमारियां भी हम देख सकते हैं। तो इसका फाइनल जवाब यही है कि अगर आप इस समय वैक्सीन कहीं से भी खरीद लें, अगर सरकार जाके ओपन मार्केट से वैक्सीन खरीदती है तो मुझे नहीं लगता कि 60-70 हजार करोड़ से ज्यादा। इससे पहले चर्चा हमारी इसी पर ही थी। मैं सुबह 10 बजे से इस पर चर्चा कर रही थी क्योंकि राज्यों में स्थिति ठीक नहीं है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं और ये चिंता का सबब है। महामारी ने घेरा हुआ है और वैक्सीन सेंटर बंद हैं, तो आप सोचिए कि क्या हालात हैं। मैं लौट रही हूँ डॉक्टर राहुल भार्गव, मैंने एक सवाल पूछा था, शायद वो मिस हो गया। क्या इसमें कोई एज फैक्टर तो नहीं है सर ब्लैक फंगस में? हैं जो 50 साल से ऊपर लोग हैं जिनको शुगर ढंग से कंट्रोल नहीं थी, उनमें ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा पाया गया है। अगेन यंग लोगों की इम्यूनिटी स्टेबल है तो उनकी डिजीज भी लिमिटेड है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 50 साल से ऊपर जाते हैं, डिजीज का एक्सटेंट, जो हम एक्सटेंट देख रहे हैं, नाक, मुंह, ब्रेन, ये सारा इन्वॉल्व है। तो एज फैक्टर जरूर है इस बात के लिए, क्योंकि 50 साल से ऊपर के लोगों में हम ज्यादा भयानक बीमारी देख रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं बार बार, और ये स्ट्रैटेजी हम आज ICMR वगैरह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि 50 साल से ऊपर हो जिसकी शुगर कंट्रोल ना हो, क्या हम ओरल गोली के माध्यम से बचा सकते हैं? क्योंकि अगर अच्छी बात है शुगर कंट्रोल करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट क्या ओरल दवाई जिसका नाम पोसाकोनाजोल है उसके माध्यम से हम बीमारी को एक सबसेट के अंदर प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं? क्योंकि प्रिवेंशन की कॉस्ट अगर 20,000 रुपए है तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट 5-6 लाख रुपए है। तो उसको हमको वे करके साइंटिफिक तथ्यों के बेसिस पे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साइंटिस्ट को बैठना पड़ेगा और एक क्राइटेरिया और गाइडलाइन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना कहीं नहीं जा रहा। कोरोना का इलाज स्टेरॉइड से चलता रहेगा, क्योंकि हमने देख लिया प्लाज्मा चला गया, रेमडेसिविर कुछ दिनों में चली जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट बात आपने उठाई है सर। एक ही चीज बचेगी कोरोना के इलाज के लिए, वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का यूज होगा, शुगर बढ़ेंगी, आगे म्यूकरमाइकोसिस का खतरा ना हो, इसलिए हमें प्रिवेंशन की बात करनी चाहिए। और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी में एक ओरल गोली जिसे पोसाकोनाजोल कहते हैं, उसका किस तरीके से जुडिशियस यूज करना है वो सरकार को गाइडलाइंस के माध्यम से लोगों को बताना आवश्यक है। डॉक्टर अमित पुरंग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राहुल भार्गव बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपका एम्फोटेरिसिन बी है, इतने एग्रेसिव डिजीज के अंदर सिर्फ वही एक ट्रीटमेंट है, सिर्फ वही एक ट्रीटमेंट है सर्टिफाइड, जो हमें पता है कि जो एक्ट करता है और इस फंगस को मारता है। सेकेंडली, जो ओरल पोसाकोनाजोल है वो अंडर ट्रायल स्टेज है, वो उसकी अवेलेबिलिटी कराने की भी बात चल रही है। वो जल्दी अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि पेशेंट्स को उसके अगेंस्ट उसको देके ट्रीटमेंट को कंट्रोल, इसको फंगस को कंट्रोल किया जाए। थर्डली, जैसे जैसे ये कोविड जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है, वैसे वैसे फंगस भी म्यूटेट कर रहा है। आज ही मेरे पास रिपोर्ट आई है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल से 2 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनके अंदर इंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस हुआ है। वो ROCM राइनो ऑर्बिटर ना होके इंटेस्टाइन से मिला है, और वो दोनों पेशेंट्स डायबिटिक थे, और वो दोनों पेशेंट्स में से सिर्फ एक पेशेंट को स्टेरॉइड मिली थी और दूसरे पेशेंट को स्टेरॉइड नहीं मिली थी। तो डायबिटीज इज अ मच मेजर रिस्क फैक्टर दैट स्टेरॉइड। इसीलिए एक रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि ब्लैक फंगस पर स्टडी लगातार जारी है, अभी इसको और क्लियर करना होगा। राहुल भार्गव, मैं आ रही हूँ डॉक्टर राहुल भार्गव, लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार अपनी फिंगर रेज कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, ओके, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जल्दी बोलिए डॉक्टर राहुल भार्गव, फिर डॉक्टर मनोज कुमार का रुख। डॉक्टर अमित, एम्फोटेरिसिन के साथ पोसाकोनाजोल, इजावाकोनाजोल दोनों म्यूकरमाइकोसिस के लिए अप्रूव्ड है। जिन लोगों को एम्फोटेरिसिन नहीं लग सकता उसको इजावाकोनाजोल करके फाइजर की दवाई है वो दी जा सकती है। बट विडंबना इस बात की है कि फाइजर ने सिर्फ 1000 पेशेंट के लिए हिंदुस्तान में बुलाई थी, 1 साल का सोच के। म्यूकरमाइकोसिस के चलते हुए वो 5 दिन में खत्म हो गई। फाइजर के पास इजावाकोनाजोल करके जो नई दवाई है वो अवेलेबल नहीं है। स्टेप डाउन के लिए जब एम्फोटेरिसिन से आदमी घर जाता है तो वो पोसाकोनाजोल नामक दवाई पे जाता है। पोसाकोनाजोल एक ऐसी दवाई है जो म्यूकर, एस्परजिलस और व्हाइट फंगस जिसे कैंडिडा कहते हैं उससे प्रिवेंट करती है। इसीलिए मैंने निवेदन कर रहा हूं ICMR और न्यूज 24 के माध्यम से कि इसको बढ़ चढ़ के आगे अपने साइंटिस्ट तक पहुंचाया जाए और विदेशी गाइडलाइन से हट के अपनी लोकल कंडीशंस को देखते हुए
इस दवाई को इम्पोर्टेंट एडवाइस है सर आपकी, और ये माइकोसिस से बचाया जाए। जी, सरकार के जितने लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इस पर जिस तरीके से एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, इस पर काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर मनोज कुमार, अब ये सवाल अभी जो घर में बैठे लोग हैं वो सुन रहे हैं आप सभी एक्सपर्ट्स को, काफी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो बागवानी करने की आदत है, आप देख रहे हैं कि हर घर में किसी ना किसी को है, गमले पौधे हर किसी के घर में लगे हुए हैं, तो इस फंगस से कैसे बचें और इस वक्त उनके लिए एडवाइस क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हर जगह धूल मिट्टी है जहां पर, और जिस फफूंद है जहां पर, चाहे वो ब्रेड में लग जाती है, कोई बासी चीज रखी हुई है, या फिर गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, वहां पर ये कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर है अभी। देखिए, जो पोस्ट कोविड केयर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है। आपके जो बिस्तर वगैरह हैं उसमें बिल्कुल कम डस्ट होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, कोई भी गीला चीज आपके बिस्तर के आसपास ना हो। और मैं तो एक चीज और हमेशा पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद बोलता हूँ कि आउटडोर आप जाते हैं तो बड़े सेफ इन्वायरमेंट में जाइए। आप बागवानी मत करने लगिए, मिट्टी से कॉन्टेमिनेट मत होइए, सॉइल कंटेमिनेशन अवॉइड कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बात कही कि राइट टाइम, देखिए स्टेरॉइड्स को तो एक टाइम है, उसको गाइडलाइंस में मेंशन करना होगा कि इट इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इफेक्टिव ड्रग, लेकिन इसका एक टाइम लिमिट है, इतना ही दिन देना है और इसका ये मैक्सिमम डोज है। क्योंकि आप डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं, कोई कितना भी दे रहा है, 8 मिलीग्राम डेक्सोना 3 बार, मतलब बिल्कुल इरेशनल कॉपिंग हो रही है प्रिस्क्रिप्शन की, तो वो थोड़ी सी गलत हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर भार्गव ने बिल्कुल सही बोला कि फोस्फोनाजोल जो है उसका तो आपको कंटिन्यू करना है एम्फोटेरेसिन के बाद। अगर आपने सर्जरी कर भी दी है, डिब्राइडमेंट कर भी दिया है, तो आपको लॉन्ग टर्म 2 महीने तक ये ओरल मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो इसकी अवेलेबिलिटी को आपको रखनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो इनिशियल टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए, जैसे नेजल इंडोस्कोपी, इसको आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर आप रूरल एरिया के म्यूकोरमाइकोसिस को हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उसके बाद जो भी KOH है या जो मीडिया है जिसमें वायरस फंगस को ग्रो किया जाता है, वो सब भी आपको माइक्रोबायोलॉजी को भी रैंप अप करना होगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल पे, क्योंकि आज शहरों में हो रहा है, गांव से केस शहर में आ रहे हैं, बट जब ये काफी नंबर बढ़ेगा तो इसके लिए वहीं पे जहां पे बीमारी वहीं पे उपचार की बात हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो माइक्रोबायोलॉजी का सेटअप है, इसको आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यस डॉक्टर जसजीत। विपनेश जी, इसी अभी तक हम जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी की हो, चाहे वो प्रोफाइलैक्सिस की हो, वो सब बिल्कुल रेलेवेंट हैं, जरूरी हैं, बट उन चीजों में टाइम लगेगा। इस चीज में इस टाइम पे क्या हमारे हाथ में है? एक, उसका प्रिवेंशन, जैसे हम सब डियर कोलीग्स ने बहुत अच्छी तरह बताया कैसे प्रिवेंट करना है। दूसरा, हम सब ने एक चीज पे यूनिफाइडली बात की है कि डायबिटीज और यूकरमाइकोसिस का और ब्लैक फंगस का रिलेशन। तो इस चीज में हर आदमी जिसको कि स्टेरॉइड शुरू किए गए हैं, चाहे उनको शुगर था या नहीं था, उनको शुगर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिसको भी स्टेरॉइड शुरू किया जाता है, इमीडिएटली शुगर नहीं बढ़ेगी, उनकी शुगर चाहे ग्लूकोमीटर लें, घर पे खुद से मॉनिटर करें। शुगर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। कितने सारे केसेस सामने आए हैं और सबने देखे भी होंगे, जिनको शुगर नहीं था, हाई डोज स्टेरॉइड दिए गए, इनअप्रोप्रिएट हाई डोज स्टेरॉइड दिए गए, उनकी शुगर बढ़ी, उनको पता नहीं चला, म्यूकरमाइकोसिस हुआ, हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल आके शुगर चेक किया और पता चल गया शुगर है। तो 2 कैटेगरी लोगों की हो गई, 3 कैटेगरी। एक, जिनको शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, हमें इन्फोर्स करना है, चाहे कोविड है या नहीं है, कि उनकी शुगर कंट्रोल होनी है। दूसरा, किसी को भी अगर स्टेरॉइड शुरू करने हैं तो इमीडिएटली उनका शुगर चेक करना है और शुगर मॉनिटरिंग करनी है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर शुगर बढ़े तो इस केस में बेस्ट ट्रीटमेंट इंसुलिन से होता है, साथ ही साथ टैबलेट्स दी जाती हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। एक यूनिफाइड चीज हम सब में ये है कि डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक मेजर रिस्क फैक्टर है, तो इस पे हम काम कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत ग्रेटिफाइंग होएगा। डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, आप सबके साथ पैनल में भी रहे हैं, तो उन्होंने स्टेरॉइड के साथ जो लोगों ने अपने तरीके से ऑक्सीजन ली है घर पर, उसको भी वो जिम्मेदार बता रहे थे कि जिस तरीके से यूज हुआ है। डॉक्टर राहुल भार्गव। डॉक्टर जसजीत, मेरा निवेदन यह है कि आप एक बार जोर से बोलें News 24 पे कि इंसुलिन लेना खतरा नहीं होता।
जब कोविड खत्म हो जाएगा, स्टेरॉइड बंद हो जाएंगी, तो बहुत सारे लोग इंसुलिन को बंद कर पाएंगे। क्योंकि आज भी लोगों के मन में यही गलतफहमी है कि मैंने एक बार इंसुलिन स्टार्ट कर दी तो मुझे आजीवन इंसुलिन लेनी पड़ेगी, इसीलिए शायद वो इंसुलिन नहीं लेते। इन सारे पैनलिस्ट में सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल अगर कोई है जो कोविड बचा सकता, म्यूकरमाइकोसिस को बचा सकता है, या वो मिस माथुर है या आप हैं, क्योंकि शुगर कंट्रोल इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर अमित, डॉक्टर सुचिन ट्रीट करेंगे, बट आप स्टेरॉइड को, इंड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया को इलाज करके प्रिवेंट कर सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस को। अब दूसरी चीज, जिस तरीके से ऑक्सीजन पे बहुत डिबेट हुई कि ऑक्सीजन कंटामिनेटेड है या नहीं है, उस पर रिसर्च चल रही है। कल डॉक्टर काम ने यही बोला था कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन वर्सेस मेडिकल ऑक्सीजन से म्यूकरमाइकोसिस का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस भी होती। इसका मतलब राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस अगर हो रही है तो डायबिटीज, एसिडोसिस बना के और जो ऑक्सीजन लेते हैं उसे टिश्यू इंजरी हो रही है ड्राइनेस से, वो एक एक्स्ट्रा कॉकटेल बना रही है जिसपे म्यूकस ग्रो कर रही है। तो हमारे को अपनी कंडीशंस को समझते हुए रिसर्च को प्राथमिकता देनी है। इतने केसेस पूरे विश्व में, कल मैंने यूके के और इटली के माइकोलॉजिस्ट, जिसे फंगल इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट कहते हैं, उनसे बात करी। उन्होंने अपनी जीवन में 50-60 केसेस से ज्यादा नहीं देखे, और हम यहाँ पे एक टाइम में एक डॉक्टर 60 पेशेंट देख रहा है। इसीलिए तो सर ये चिंता की बात है, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, और आप सभी एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार तक जाए, लोग भी अवेयर हों। इसीलिए हम बार बार इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस से हमें बचना कैसे है, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी को इन्वाइट किया गया। वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, उनकी एडवाइस यही थी कि आप फंगस से दूर रहें, धूल मिट्टी से दूर रहें। शुगर जो पेशेंट हैं वो अपना शुगर लेवल चेक करते रहें, बिना डॉक्टर के आप कोई दवा न लें। साथ में ये तमाम तरह की एडवाइस है इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान में रखना है आपको, तभी हम बच सकते हैं। लेकिन दवाई के लेवल पर तो सरकार को काम करना है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।